नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है SSC GD का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उस एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में 20 प्रश्न आता है, जो हर एग्ज़ाम में जो SSC पूछती है उसी को बार बार रिपीट करती है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं बेसिकली SSC GD के लिए ही। तो उसके सिलेबस में करीब 20 प्रश्न हैं और उस 20 प्रश्न में हम एक श्रृंखला के तहत लेकर आए हैं और प्रत्येक दिन आपका एक सेट जीके का सामान्य अध्ययन का कराएंगे। इसमें आपका पूरा का पूरा विज्ञान थोड़ा सा अलग से कराएंगे, विज्ञान का प्रश्न अलग होगा। ये आपका सामान्य अध्ययन ओनली है जो हर बार कंफ्यूज करता है। तो मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को ही इसमें हम शामिल किए हैं और धीरे धीरे हम इसको और अपग्रेड करेंगे और बेहतर सेट बनाएंगे और इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सेट जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण के समय मुगल सम्राट निम्न में से कौन था? क्योंकि मुगल काल सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन रहा है हर SSC के एग्जाम के लिए, PCS पैटर्न के लिए। तो मुगल साम्राज्य आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर जाएं और हम निरंतर इसको शामिल करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो देखिए शाहजहां आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शाहजहां के समय को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यही रीजन है कि उनके समय में बनाए गए कई स्थापत्य एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर के समय में भी बहुत सारे बने, जैसे जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनाया था आगरा के समीप में, शालीमार बाग बनवाया। चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदान करती है, यानी कि माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने का काम करती है? जैसे हम बात करेंगे IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना की गई। 1 जुलाई 1965 को IDBI की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम बात करेंगे IFCI। IFCI की हम बात करें, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद हम बात करें सिडबी, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और नाबार्ड की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1948 को, ये आप याद रखेंगे, 12 जुलाई 1948 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो ये दोनों दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन यह देश का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है और 122 जवान इसमें शामिल होते हैं। करीब 122 जवान शामिल होते हैं इसमें। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वह है मेरठ में। भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहली बार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संशोधन 2002 में किया गया और इसमें
6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य किया गया। यानी कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दें, कम से कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो चलिए ये 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 में लागू की थी, जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी और कचरा बीनने वाले सहित सफाई कर्मचारी आदि की आबादी के उपेक्षित वर्गों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो आपका आंसर बनेगा, देखिए, रेल कौशल विकास योजना। रेल कौशल विकास योजना की बात करें तो ये 17 सितंबर 2021 को रेल कौशल विकास योजना 17 सितंबर 2021 को इस योजना को प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था 50,000 युवाओं को 100 घंटे की ट्रेनिंग प्रदान करना। इसके तहत ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो 5 अगस्त पीएम दक्ष योजना 5 अगस्त 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई, पीएम दक्ष योजना, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हृदय योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को, देखिए 8 अप्रैल पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना और हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का उद्देश्य था जो भारत में विरासत हैं, जितने भी विरासत स्थल हैं, विरासत स्थल, उन सभी को संरक्षण देना, उन सभी का विकास करना, उन सभी की वृद्धि और योजना बनाकर उन पर काम करना। पीएम मुद्रा योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना। पीएम दक्ष योजना के तहत ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, कचरा बीनने वाले उन लोगों को संरक्षण देना, उन लोगों के लिए एक राष्ट्रीय, उनको कुशल बनाने के लिए कार्य योजना बनाना, ये उद्देश्य था। तो आप इसके डेट को याद रखेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी समेत आने वाले जो भी संभावित एग्जाम है, सब में ये काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईपीएल 2022 की नीलामी में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन सबसे महंगा खरीदा गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आईपीएल, अभी बिहार एसएससी एग्जाम 2022 थर्ड सीजीएल में यह सवाल यहां से आया था आईपीएल से कि सर्वाधिक आईपीएल मैच कौन जीती है? सर्वाधिक आईपीएल मैच विजेता टीम, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस सर्वाधिक बार जीत चुकी है। चूंकि इंडियन प्रीमियर लीग का यह 15वां संस्करण है और इस बार जो टीम 2022 में जो विजेता रही है, जो फरवरी से मार्च में हुआ है, उसकी विजेता जो रही है वह रही है आपकी गुजरात टाइटंस और उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रही है। ये 15वां संस्करण था। अभी तक 5 बार की विजेता रही है मुंबई और 4 बार की विजेता रही है चेन्नई। तो कहता है कि इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी किसे खरीदा गया, वह कौन था? तो वो आपका था ईशान किशन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे। ये आपके प्रोजेक्ट के रूप में लेना है इसको। पूरा आईपीएल पुरस्कार से संबंधित आपको हम कवरेज रखेंगे अपने सेट के माध्यम से। निरंतर आप इसको देखते रहें, बार बार वीडियो को देखें और इससे लाभ लें। रीजन एक बार देखने से तो होगा नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए ताकि पूरा कंफर्म हो जाए, आएगा एग्जाम में सही से। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किया और पूरे भारत में इसकी मान्यताओं को फैलाने में मदद की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हमारे भारत में नहीं हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी एस.टी. ऑलकॉट ने, इसकी स्थापना जो है 1875 में अमेरिका में की गई थी। लेकिन अमेरिका से भारत लाने का जो काम किया गया तो ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। तो इसको याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 यूएसए में स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई थी? मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्ट्यू ओलकोट के द्वारा की गई। भारत में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। भारत में इसका हेडक्वार्टर अडयार में बनाया गया। हेडक्वार्टर अडयार में बनाया गया
अडयार यानी कि मद्रास में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और लाने का काम एनी बेसेंट ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि एक तरह से कहें तो उत्थान के दबे हुए लोगों की शिक्षाओं को कई चीजों के उत्थान के लिए लाया गया था। निम्न में से कौन सा कथन दक्षिण भारत को के महान शासक राजाराज चोल के संदर्भ में सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो राजाराज चोल साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और ये कह रहे हैं कि राजाराज चोल के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए आंसर क्या बनेगा इसका, पहले इसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने महान नौसेना का निर्माण किया, उन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, उन्होंने दक्षिण भारतीय वास्तुकला में कोई योगदान नहीं दिया था, वे एक सहिष्णु शासक थे। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने महान नौसेना का निर्माण किया, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, यह भी सही है, और वे एक सहिष्णु शासक थे। लेकिन यह स्टेटमेंट गलत है और आपसे पूछ क्या रहा था, सही नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वन विहार से संबंधित क्वेश्चन वर्तमान के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इस वन विहार, राष्ट्रीय पार्क, बाघ अभयारण्य, इन सभी को, रामसर स्थल, इन सभी को हम देखेंगे। एक एक सेट में हम इसको शामिल करेंगे जो महत्वपूर्ण हुआ है, जो पूछा है और जिसके पूछने की संभावना है। तो देखिए वन विहार जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल में अगर हम बात करें तो वन विहार यह इंदौर और ग्वालियर के बीच में है। इंदौर और ग्वालियर के बीच में है। अलवर में आपका, अलवर में, ये अलवर एक्चुअली में राजस्थान में है और इसमें है सरिस्का बाघ अभयारण्य, रणथंभौर बाघ अभयारण्य ये भी राजस्थान में है। इंदौर और ग्वालियर के मध्य में भोपाल में आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमन सेतु की बात करें, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अमन सेतु डॉट 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 के बीच में स्थित है। अमन सेतु जो ऐसा माना जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे के समय भारत और पाकिस्तान के निकटवर्ती इलाके के लोग कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में रह गए। इस विकट स्थिति में लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए एक सेतु बनाया गया दोनों देशों के बीच में, जिससे लोग आपस में मिल सके, उनके परिवार, बिछड़े परिवार मिलते थे। ऐसी ये घटना हुई 8 अक्टूबर 2005 को एक भयंकर तूफान आई और उस तूफान में अमन सेतु टूट गया, जिसे पुनः निर्मित किया गया है। और निर्मित करने के बाद इस अमन सेतु का उद्घाटन गुलाम नबी, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय गुलाम नबी आजाद थे, और गुलाम नबी आजाद ने इस पुल का उद्घाटन किया। और यह पुल भारत के श्रीनगर और पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद को ये जोड़ने का काम करती है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस किसके द्वारा लिखित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, अभी यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक, यह पुस्तक एन.बी. रमना, आर भानुमति, वी.एन. श्रीकृष्णन, आर.वी. रविंद्रन। तो आपका आंसर बनेगा डी, आर.वी. रविंद्रन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की है? जनगणना 2011, हम जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है यह गृह मंत्रालय करवाती है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करवाई जाती है। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में करवाई गई थी और 2011 की जनगणना के समय की अगर हम बात करें तो प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में दर्ज की गई। आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था? नमक सत्याग्रह जिसे हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, इस नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी पैदल ही अपने गुजरात स्थित साबरमती आश्रम से निकल चले थे। अपने कुछ अनुयायियों के साथ करीब 24 दिनों की यात्रा की इन्होंने, और 24 दिनों की यात्रा की, यानी कि अगर हम पूरा डेट की बात करें तो 12 मार्च
1930 को गांधी जी यात्रा पर निकले थे। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। 1920 की बात करें तो 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था। 1929 की बात करें तो सबको याद रखना है 1929, 31 दिसंबर 1929 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लाहौर में हुआ था और उस दिन स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई 31 दिसंबर 1929 को। 1919 इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार अमृतसर में हुआ था। और इस जालियांवाला बाग नरसंहार में करीब कांग्रेस के हिसाब से देखें तो 1300 लोगों को घेर कर एक सैफुद्दीन किचलू की संपत्ति थी, वो बाग थी, उसी में गोली से घेर कर कई क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई, लोगों को, आम लोगों को मारी गई। बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है 1919। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका 1930। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह 24 दिन की यात्रा तय करने के बाद दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो बार बार आप इससे रिपीट करें, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला, किसने ग्रहण किया? क्योंकि पंजाब में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अभी आपके इन चारों में से आपको बताना है, चरणजीत सिंह चन्नी, ओपी सोनी, सुखजिंदर रंधावा और सुनील जाखड़। तो हम बात करें, आपका आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब में कुल विधानसभा की सीट की बात करें तो पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट है। और देखिए, यहां से दो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। पंजाब में विधानसभा सीट 117 है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कुल विधानसभा सीट, भारत में कुल विधानसभा सीट, तो आप बताएंगे 426। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारत में कुल विधानसभा सीट 426 है, तो आपका आंसर बनेगा 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, ITCZ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करें, यानी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाली व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जो भीषण यानी कि यूं कहें तो एक ऐसे मौसम का निर्माण करती है जो बिल्कुल उथल पुथल मचाने वाला होता है। ठीक है, और ये होता है आपका, ये उस मौसम का काल होता है जिस समय वायु का जो दाब होता है वो कम होता है और तब ये उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आपका आंसर देखेंगे ऑप्शन में, कम दबाव वाला क्षेत्र, ला नीना, लघु अवधि मानसून, अल नीनो। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है? देखिए, कौन सी बावड़ी? बावड़ी की अगर हम बात करें तो बावड़ी एक ऐसा शेप होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप इसमें कुआं होता है। इस तरह से अंदर की तरफ लोग जाते हैं। ये कुआं होता है जिसमें सीढ़ियां लगी होती हैं, एक सीढ़ी नुमी संरचना होती है, इसी को बावड़ी कहा जाता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अग्रसेन की बावड़ी, चांद बावड़ी, राजों की बावड़ी और उजाला बावली। उजाला बावली जो कि आपका दिल्ली में है, उजाला बावली दिल्ली में है। आपका राजों की बावली अगर हम बात करें तो ये भी नई दिल्ली में है। राजों की बावली ये भी पूर्णतः नई दिल्ली में है। चांद बावली की बात करें तो ये चांद बावली जो है ये राजस्थान में है। और अग्रसेन की बावली की बात करें तो ये भी आपका अग्रसेन की बावली ये भी दिल्ली में है। तो भाई आपका आंसर क्या होगा इसमें? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चांद बावड़ी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन नोटों को वर्ष 2016 में चलन से बाहर कर दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी के समय में ये जो आपका सबसे पहले 2016 में कुछ नोटों को, मार्केट में जाली नोटों की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए उसे अवमूल्यन यानी कि उसको डिमोनेटाइज किया जाता है। और 8 नवंबर 2016
8 नवंबर 2016 को 8 बजे रात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि अब 500 और 1000 के जो नोट हैं अब वह चलन में नहीं रहेंगे। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह एक ... नर्तक थे। तो ये कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश का सम्मान है और यह जो है गुरु बिपिन सिंह को दिया गया था, मणिपुरी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना करवाई जाती है? प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया कि जनगणना जो है यह गृह मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है। अभी हाल ही में जनगणना इसी जनवरी माह में शुरू हो रही है फिर से। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, रुपए का अवमूल्यन 37% तक पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो रुपए का अवमूल्यन, देखिए रुपए का अवमूल्यन, पहला अवमूल्यन जो है 19 सितंबर 1949 को किया गया था। 19 सितंबर 1949 को किया गया था। करीब 30.5% तक रुपए का अवमूल्यन किया गया था। दूसरा जो है सेकंड, ये तो आपका फर्स्ट था और सेकंड जो अवमूल्यन किया गया वो 1966 में किया गया और थर्ड जो है वो 1991 में किया गया। थर्ड 1991 में किया गया। तो ये आपका दूसरा जो है 1966, इसमें करीब 37% तक अवमूल्यन किया गया। आंसर क्या बनेगा? डी। तो इसके साथ ही ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप सभी मन लगाकर अच्छे से तैयारी करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर किसी को लाभ मिले, हर विद्यार्थी को लाभ मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।